नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और इसमें जगदीप धनखड़ पर भी पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। तो क्या कुछ है वो पूरा मामला, चलिए आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में 54 सांसदों ने महाभियोग नोटिस दिया था। इसे मंजूर करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर सही होने चाहिए थे, लेकिन जरूरत के हिसाब से 44 का ही सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ है। राज्यसभा के सचिवालय ने प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने वाले सभी सांसदों से उनके हस्ताक्षर वेरीफाई करने के लिए ईमेल से लेकर फोन कॉल्स का इस्तेमाल किया था। राज्यसभा के सचिवालय ने प्रस्ताव में सिग्नेचर करने वाले सभी सांसदों से उनके हस्ताक्षर वेरीफाई करने के लिए ईमेल से लेकर फोन कॉल का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ बचे 10 में से 6 सांसदों ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया कि उन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 3 सांसदों से टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया मीडिया की तरफ से, लेकिन नहीं हो पाया। एक आप के संजीव अरोड़ा ने कहा है कि वो लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ पर भी नजर बनी हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नोटिस को खारिज नहीं किया है, क्योंकि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत प्रस्तुत नोटिस पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अधिनियम के मुताबिक किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में न्यूनतम 50 सांसदों और लोकसभा न्यूनतम 100 सांसदों की जरूरत होती है। पिछले साल दिसंबर में 54 सांसदों ने ये नोटिस जमा किया था। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि उन 54 सांसदों में से 43 सांसदों ने 23 मई को शाम 5 बजे तक सचिवालय की तरफ से भेजे गए ईमेल या फोन कॉल का जवाब दिया था। बाकी बचे 11 सांसदों में से कम 2 ने कहा है कि उन्होंने सचिवालय को फोन पर अपने हस्ताक्षर सत्यापित किए थे। राज्यसभा के सूत्रों के मुताबिक ये मीडिया में पुष्टि की जा रही है कि उनमें से एक सांसद अजीत कुमार भूयान ने तब से अपने हस्ताक्षर सत्यापित किए हैं। जिन सांसदों ने 23 मई तक अपने सिग्नेचर प्रमाणित नहीं किए थे उनमें कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, राघव चड्ढा, जोस के मनी, फैयाज अहमद, विकास रंजन भट्टाचार्य, जी शेखरन और NR एलंगो शामिल हैं। सिब्बल और चिदम्बरम ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं उनसे यानी अध्यक्ष से कई बार मिला, उन्होंने मुझसे हस्ताक्षर के बारे में कभी नहीं पूछा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस ईमेल आईडी पर मेल भेजा है, मैंने ही हस्ताक्षर के साथ उन्हें नोटिस सौंपा था। आगे से कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर चेयरमैन हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इसे खारिज कर देना चाहिए, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट जा सके। चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि उन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि राज्यसभा सचिवालय ने सत्यापन के लिए उनसे संपर्क किया था। इसके साथ ही कांग्रेस के GC चंद्रशेखर ने भी कहा है कि उन्होंने फोन पर पहले ही सत्यापन कर लिया है। इसके साथ ही असम के एक निर्दलीय सांसद भूयान ने भी इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर सत्यापित कर लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे करीब 15-20 दिन पहले एक कॉल आया था जिसमें ये पूछा गया था कि क्या मैंने हस्ताक्षर किए हैं और मैंने पुष्टि की है कि मैंने साइन किए हैं। इसके अलावा बाकी सांसदों ने क्या कुछ कहा है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल इसके अलावा केरल कांग्रेस सांसद जोस के मणि ने कहा है कि उन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही इसकी पुष्टि करेंगे। CPIM सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा है कि नोटिस में मेरे हस्ताक्षर को लेकर किसी तरह के संदेह का सवाल ही नहीं उठता। मैं सिग्नेचर की पुष्टि के लिए जल्द ही पत्र लिखूंगा। TMC की सुष्मिता देव ने भी कहा है कि उन्होंने बाकी सांसदों के साथ नोटिस पर साइन किए हैं। आपके संजीव अरोड़ा ने भी कहा है कि वो लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में व्यस्त हैं, जबकि चड्ढा ने सत्यापन के लिए राज्यसभा सचिवालय की ईमेल के जवाब में सभापति से मुलाकात का अनुरोध किया है। इसके साथ ही RJD सांसद फैयाज अहमद और DMK सांसद NR एलंगो से टिप्पणी के लिए मीडिया से संपर्क किया गया, लेकिन नहीं हो पाया। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि कब ये प्रस्ताव दिया गया था। दरअसल विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर को 55 हस्ताक्षरों के साथ नोटिस सौंपा था, जिसे सिब्बल, विवेक तनखा और KTS तुलसी ने सौंपा था। सिब्बल और तनखा हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। राज्यसभा के सूत्रों के मुताबिक सचिवालय ने रिकॉर्ड के मुताबिक सांसदों के हस्ताक्षरों की तुलना में नोटिस पर 9
सिग्नेचरों में विसंगति पाई। एक सांसद सरफराज अहमद के हस्ताक्षर 2 जगहों पर दिखाई दिए, जिसकी वजह से सभी सिग्नेचरों को सत्यापित करने का फैसला लिया गया। माना यह जाता है कि उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को बताया कि उन्होंने केवल एक बार सिग्नेचर किए थे, जिससे सिग्नेचरों की कुल संख्या 54 हो गई। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने 3 मौकों पर 7 मार्च, 13 मार्च और 1 मई को ईमेल भेजकर सांसदों से कहा है कि वो नोटिस के बारे में चेयरमैन से मिलें और संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां साथ लेकर भी आएं। इसके साथ ही 7 मार्च को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि सांसदों से वो राज्यसभा के चेयरमैन से बातचीत करने के लिए इसे सुविधाजनक बनाएं। अब कितने सांसदों ने ये संदेश दिया है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल 54 में से 29 सांसदों ने सभापति से मिलकर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। बाद में सचिवालय ने 23 मई को बाकी बचे सांसदों को बुलाया और उनमें से 14 ने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि कर दी। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उस दिन 11 सांसदों से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। सांसदों से समाचार लेख, कानूनी रिपोर्ट, यूट्यूब वीडियो के प्रतियों को प्रमाणित करने के लिए भी कहा गया था, जिन्हें उन्होंने अपने नोटिस के साथ ही शामिल किया था। मार्च में सांसदों को भेजे गए ईमेल संदेश में कहा गया था कि कृपया इन दस्तावेजों को विधिवत प्रमाणित करके साथ लाएं। साथ ही ये भी कहा गया था कि ये जरूरी है क्योंकि सांसदों ने ये साबित करने के लिए समाचार लेखों और लिंक की एक सूची प्रस्तुत की है कि न्यायमूर्ति यादव ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो क्या है शेखर कुमार यादव का वो पुराना विवाद जिसको लेकर इस वक्त भी चर्चाएं हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल पिछले साल 8 दिसंबर को वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय का हवाला देते हुए कहा कि आपको गलतफहमी है कि अगर कोई कानून यानी यूसीसी लाया जाता है तो ये आपकी शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू कानून हो, आपका कुरान हो या फिर हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा है कि हमने अपनी प्रथाओं में मौजूद बुराइयों को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छुआछूत, सती, जौहर और कन्या भ्रूण हत्या को खत्म किया गया है, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं कि जब आपकी पहली पत्नी मौजूद है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं। उसकी सहमति के बिना ये स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस यादव ने कुछ और भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया। तो आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।